दैट्स माई फर्स्ट वीडियो और आई होप कि आप सबको पसंद आएगी, क्योंकि मैं सोच रहा था काफ़ी अरसे से स्टार्ट लेने के लिए और मैंने एक स्क्रिप्ट भी लिख कर रखी हुई थी और उस स्क्रिप्ट में मैंने बात की थी स्पिनोज़ा की। बट लास्ट नाइट आई वॉज रीडिंग अबाउट डेविड ह्यूम और मैंने सोचा कि डेविड ह्यूम, लास्ट नाइट से मुराद है मेरी 24 सितंबर की रात। आई वॉज रीडिंग अबाउट डेविड ह्यूम और मैंने सोचा कि डेविड ह्यूम के ऊपर बात कर लेनी चाहिए पहले हमें, बिकॉज डेविड ह्यूम इज़ मच मोर इंटरेस्टिंग इन माई ओपिनियन एंड ही इज़ मच मोर फिलोसॉफिकली रिच इन द सेंस कि उन्होंने फ़लसफ़े की जड़ों को बखेर के रख दिया, ना कि सिर्फ फ़लसफ़े की बल्कि साइंसियात की भी। इंडक्टिव रीजनिंग को उन्होंने जिस कदर झंझोड़ा है कि जिसके ऊपर बेस्ड है हमारी ज़िंदगी आज के दौर में, साइंसियात तमाम बेस्ड है, इंडस्ट्रियलिज़म तमाम बेस्ड है इंडक्टिव रेवोल्यूशन के ऊपर, इंडक्टिव रीजनिंग के ऊपर। इंडक्टिव रीजनिंग खुद में एक रेवोल्यूशन थी रीजनिंग की दुनिया में, मगर उन्होंने जिस कदर इसको बखेरा है तो आज हम यही कह सकते हैं कि डेविड ह्यूम की बात से आंख बंद की जा सकती है, मगर उसकी बात को हर सूरत में गलत साबित नहीं किया जा सकता। डेविड ह्यूम की किताब अ ट्रेटाइज ऑफ ह्यूमन नेचर एन इंक्वायरी कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग के बाद हर फलसफी की यही कोशिश थी कि वो किसी तरीके से डेविड ह्यूम की बातों को रिफ्यूट कर दे, और उसके बाद तमाम तर साइंसियात और साइंसियात से जुड़े लोगों की भी यही नोशन थी कि वो किसी तरीके से डेविड ह्यूम के आइडियाज़ को रिफ्यूट कर दें। मगर इस रिफ्यूटेशन में किस कदर कामयाब रहे लोग, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, मगर फ़िलहाल हमारे टॉपिक डेविड ह्यूम है। और डेविड ह्यूम के ऊपर बात शुरू करने से पहले मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने इस वीडियो के ऊपर अभी तक अपनी बरकरारियत को दिखाया है। डेविड ह्यूम की बात करते हैं। वो स्कॉटिश फिलोसफर एंड अ हिस्टोरियन भी थे। ही वॉज बॉर्न इन स्कॉटलैंड on May 7, 1711 and died on 25 August 1776. उनकी पहली किताब है द ट्रेटाइज ऑफ ह्यूमन नेचर, दूसरी किताब है इंक्वायरी कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, जिसमें उन्होंने बहुत बड़े आइडियाज़ के ऊपर बात की है। एंड देन हिज थर्ड किताब है इंक्वायरी कंसर्निंग द प्रिंसिपल्स ऑफ मॉरल्स, डायलॉग्स कंसर्निंग नेचुरल रिलीजन। और इस किताब में उन्होंने आर्ग्यूमेंट फॉर एंड आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट थीइज्म दिया है। डिस्कशन ऑन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, फिलोसॉफिकल डिस्कशंस भी की हैं उन्होंने इस किताब में एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड को लेकर। अब ह्यूम ने अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी भी खुलेआम खुदा का इनकार नहीं किया था, उसी तरह जिस तरह अकबर ने अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी भी अल्लाह का इनकार नहीं किया था। मगर ह्यूम के जब आप डायलॉग्स देखते हैं, सेम उसी तरह जिस तरह अकबर को आप प्रैक्टिकल लाइफ में देखते हैं तो आपको मुसलमानियत नज़र नहीं आती, तो ह्यूम के डायलॉग्स में भी आपको खुदायत नज़र नहीं आती, खुदा को मानने की नोशन नज़र नहीं आती, बल्कि उसके अगेंस्ट जो ह्यूम ने इस कदर आइडियाज़ दिए। और जिसमें से एक आइडिया कॉज एंड इफेक्ट एक बहुत बड़ा आइडिया हो सकता है, क्योंकि कॉज एंड इफेक्ट के ऊपर बहुत से आर्ग्यूमेंट्स बेस्ड हैं। फर्स्ट मूवर ये भी किसी सेंस में कॉज एंड इफेक्ट्स के ऊपर बेस्ड आइडिया है। अनकॉज्ड कॉज ये भी किसी तरीके से, बहुत से आर्ग्यूमेंट्स हैं खुदा को लेकर जो कॉज एंड इफेक्ट के ऊपर बेस्ड है। मगर ह्यूम ने कॉज एंड इफेक्ट को इस तरह से बखेर दिया, इस तरह से इसको अलहदा कर दिया इन दो चीज़ों को, कि सर पकड़ने के सिवा कोई और चारा बचता नहीं है इंसान के पास। और ह्यूम के इस तमाम फ़लसफ़े के ऊपर रसल भी यही कहते हैं कि जिन्होंने भी रिफ्यूट करने की कोशिश की है ह्यूम को, वो कभी भी उस हद तक रिफ्यूट कर नहीं पाए कि जिस हद तक कन्विंसिंग आइडियाज़ और डिस्टर्बिंग आइडियाज़ ह्यूम के पास हैं। उनको उस इंटेंसिटी के साथ अभी तक रिफ्यूट नहीं कर पाया कोई, बल्कि उन आइडियाज़ को मज़ीद से मज़ीद रिजिड करता जा रहा है दौरे जदीद। आप अगर देखते हैं, एक किताब है ब्लैक स्वान, उस ब्लैक स्वान के डिस्कवर होने से पहले एक यही नोशन इंसान के पास थी कि ब्लैक स्वान जैसी कोई स्वान दुनिया में मौजूद ही नहीं है, स्वान्स सिर्फ वाइट ही होती हैं। देखो अभी आगे जाकर हम जोड़ते हैं इन सब चीज़ों को, मगर फ़िलहाल के लिए हम ह्यूम की बुक्स की बात कर रहे थे। और फिर उन्होंने अपनी एक और किताब लिखी द नेचुरल हिस्ट्री ऑफ रिलीजन, और उससे पहले उनकी किताब थी हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड, और उसके बाद उन्होंने किताब लिखी माई ऑन लाइफ, उनकी अपनी ऑटोबायोग्राफी है। और बहुत अच्छी बात है कि ह्यूम ने अपनी बायोग्राफी खुद ही लिखी है, और इस सब के बीच में उनके एसेस हैं मॉरल्स के ऊपर,
और फिर पॉलिटिक्स के ऊपर, और लिटरेरी क्रिटिक और लिटरेरी के ऊपर, एंड इकोनॉमिक्स एंड ऑन ह्यूमन नेचर के जिसके ऊपर उन्होंने पूरी किताब भी लिखी बाद में, टाइप्स ऑफ ह्यूमन नेचर, इससे पहले बल्कि। सो जो मैंने आपको छठी किताब बताई, डायलॉग्स कंसर्निंग नेचुरल रिलीजन, इस किताब में उन्होंने रफली ये आइडिया दिया था कि मिरेकल्स और डिवाइन रेवलेशन कभी भी वजह नहीं बन सकती फेथ की, फेथ के ग्राउंड्स नहीं बन सकती, बेसिस नहीं बन सकती फेथ की। खैर, अकल से इंसान कहाँ तक पहुँच गया, अकल से इंसान ने क्या क्या निकाल लिया, वो अकल के जो अकल खुदा ने दी या खुदा का कहना है कि अकल मैंने दी है, उस अकल की बेसिस के ऊपर ही लोगों ने खुदा का इनकार कर दिया। खैर, दैट्स अनदर टॉपिक। और ये इनकार कहाँ से होता है, अकल की क्या इकसाम है, अकल ख़ुद में क्या चीज़ है, अकल निकलती किधर से है, अकल है क्या, ये एक और बहस है, इसके ऊपर फ़िलहाल हम बात नहीं करेंगे। मगर हम इतनी बात कर चुके हैं कि ह्यूम की कौन कौन सी किताबें मौजूद हैं हमारे पास, और इसके साथ साथ ह्यूम का कॉज एंड इफेक्ट पे जो काम है। अब हम बात करेंगे ह्यूम के कॉज एंड इफेक्ट के ऊपर। तो ह्यूम ने सबसे पहले रिलेशंस ऑफ आइडियाज़ को 7 चीज़ों में डिवाइड किया। सबसे पहली है रिजेम्बलेंस, कि 2 आइडियाज़ के दरमियान में क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, एंड देन आइडेंटिटी, और फिर स्पेस एंड टाइम, और फिर क्वांटिटी और नंबर्स, एंड देन कॉज एंड इफेक्ट, एंड देन एग्जिस्टेंस एंड नॉन एग्जिस्टेंस, लाइक डिफरेंस बिटवीन बीइंग एंड नॉन बीइंग, होना और ना होना। मगर इसमें फिर ह्यूम ने आगे भी इनको 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया, जबकि दूसरे ग्रुप में उन्होंने कॉज एंड इफेक्ट को और स्पेटियो टेम्पोरल रिलेशन को रखा। कॉज एंड इफेक्ट के बारे में फिर उन्होंने ये कहा कि कॉज एंड इफेक्ट के बीच में कोई भी लॉजिकल रीजनिंग मौजूद नहीं है। आप लॉजिकल रीजनिंग के साथ कभी भी इस नतीजे पर नहीं पहुंच सकते कि एक चीज़ के होने ने दूसरी चीज़ के होने को जन्म दिया। इसको बहुत ही सादा एग्जाम्पल हम ये लेते हैं, आपने आवाज़ सुनी, मगर मेरा इस पेन को मार्बल पर टकरा देना आवाज़ के निकलने की वजह बना, इसके दरमियान में कोई भी नेसेसरी कनेक्शन मौजूद नहीं है। हम रैशनल रीजनिंग की बिना पर कभी भी इस नतीजे पर नहीं पहुंच सकते कि पेन का टकराना आवाज़ में तब्दील हुआ। हम ये क्यों नहीं कह सकते कि आवाज़ का निकलना पेन के टकराने की वजह बना। एंड अकॉर्डिंग टू हिज ऑन स्टेटमेंट, व्हाट बिगिंस मस्ट हैव अ कॉज इज़ नॉट वन दैट हैज़ इंट्यूटिव सर्टेनिटी, यानी कि जो भी हुआ उसके होने के पीछे एक कॉज थी, ये कभी भी इंट्यूटिव सर्टेनिटी नहीं हो सकती, अकली तौर पर सर्टेन नहीं हो सकता ये कि इसका होना ही नई चीज़ के होने की वजह बना। इस बात को अगर हम एक सादा सी एग्जांपल में भरें तो वो ये होगी कि एक बिलियर्ड बॉल का दूसरी बिलियर्ड बॉल पर टकराना और दूसरी बिलियर्ड बॉल का अपनी पोजीशन को चेंज करना, इस अमल के बीच में रैशनल रीज़न नहीं मौजूद कि इस बॉल के टकराने की वजह से दूसरी बॉल अपनी पोजीशन को चेंज कर दे। मगर हम यही सोचते हैं और आपके जहन में यही कन्फ्यूजन होगी कि जब भी बॉल टकराती है, एक बॉल टकराती है तो दूसरी बॉल अपनी जगह चेंज कर लेती है। इसके पीछे क्या रीज़न है? इसके पीछे रीज़न है माइंड। हमारा जहन हमें मजबूर करता है इस बात को मानने पर कि इस बॉल का टकराना ही वजह है बॉल का अपनी जगह चेंज कर लेना, क्योंकि हमारा जहन, हमारी आंखें, हमारी ऑब्जर्वेशन बहुत अरसे से देखती चली आ रही है कि एक बॉल जब दूसरी बॉल को टकराती है तो पोजीशन चेंज हो जाती है दूसरी बॉल की। तो अब हम इस कंसर्न पे आते हैं कि ए और बी एक दूसरे के साथ जुड़े हुए क्यों हैं। वो इसलिए जुड़े हुए हैं क्योंकि फ्रीक्वेंट ऑब्जर्वेशन ने उनको कंजाइन किया हुआ है, ना कि उनके अंदर कोई इननेट आइडिया मौजूद है या उनके अंदर इननेटली ये बात गुंदी हुई है कि हमने आपस में इस तरह का कनेक्शन रखना है कि हमारा एक दूसरे के साथ एक कंजॉइंट कनेक्शन मौजूद हो। सो हम देखते हैं कि जब भी ए होता है तो बी होता है, यानी कि बी होता है तो बी से पहले ए हुआ होता है। इसके पीछे लॉजिकल रीजनिंग मौजूद नहीं है बल्कि फ्रीक्वेंट ऑब्जर्वेशन है हमारी, यानी कि माइंड जोड़ रहा है चीज़ों को आपस में, चीज़ें आपस में नहीं जुड़ी हुई। पूरे आइडिया को एक नटशेल में भर दिया है
कि जहन है वो जो चीज़ों को आपस में जोड़ने की कोशिश में मुब्तला है, ना कि चीज़ें एक दूसरे के साथ कंजॉइंट हैं, ना कि चीज़ों के पास ऐसी पावर्स या इननेट आइडियाज़ मौजूद हैं कि हमने एक दूसरे के बाद होना है। अब ये कैसी अजीब बात है कि जब से इंसान कॉन्शियस है तब से वो एक होने के बाद दूसरे होने को देखता चला आ रहा है, मगर सवाल नहीं उठा रहा। और ये बात मेरे ख्याल से बहुत एक बड़ी मोटिवेशन होनी चाहिए कि आप जो आम ज़िंदगी में चीज़ें देखते हैं इनके ऊपर आपने सवाल क्यों उठाना है, आपने क्यों रैशनल अप्रोच रखनी है चीज़ों की तरफ। ये एक बहुत बड़ा सबूत है डेविड ह्यूम के आइडियाज़, क्योंकि डेविड ह्यूम के आइडियाज़ वो आइडियाज़ हैं कि जिन्होंने अपने आने के बाद तमाम तर फ़लसफ़े को गोंद दिया अपने साथ, इसको अपने साथ जोड़ दिया, बांध दिया, जिस तरह आई थिंक देयरफॉर आई एम के आइडिया ने बांध दिया। क्योंकि आई थिंक देयरफॉर आई एम एक स्पिरिचुअल नोशन है, एक नोशन है जो माइंड से जुड़ी है, मटेरियल से नहीं जुड़ी। और इसके बाद फिर सब्जेक्टिव आइडियलिज्म, सोलोफिज्म, और फिर रिजिड मटेरियलिज्म और मटेरियलिज्म और डायलेक्टिक मटेरियलिज्म। और इसके बाद कितनी सदियां गुजार दी इंसान ने सिर्फ और सिर्फ इसको समझने के लिए कि मैं हूँ या नहीं हूँ, मैटर है या नहीं है। वो फ़लसफ़ा जो एक वक्त में बात करता था फ़िलासफ़र किंग की, वो फ़लसफ़ा कि जिसके लिए सुकरात ने जान दी, वो फ़लसफ़ा जिसके लिए अरस्तू अपने घर से निकल गया, वो फ़लसफ़ा जिसके लिए अलेक्जेंडर ने कई फतूहात की, वो अब इस बात के ऊपर आकर फंस गया है, अड़ गया है, इससे आगे बढ़ नहीं पा रहा कि मैं हूँ या नहीं हूँ, मैटर है या नहीं है, मटीरियल क्या है, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ माइंड एंड व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ मैटर। इसके अंदर गुंधा चला गया और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हुई तो सिर्फ इन दो चीज़ों को लेकर हुई, कितनी सदियों तक। मगर ह्यूम के इस आइडिया ने भी इंटेलेक्चुअल्स को पकड़ कर रखा, इंटेलेक्चुअल्स को छोड़ा नहीं, इंटेलेक्चुअल्स रिफ्यूट करने के पीछे। और फिर अगर मान रहे हैं तो कितनी रीजंस हैं और क्या क्या रीजंस हैं जिसकी बेसिस पर मान रहे हैं। ब्लैक स्वान की मैं आपको जिस तरह पहले भी बता चुका हूँ। सो मैं अब आपको कुछ स्टेटमेंट्स पढ़ के सुनाता हूँ। द फ्रीक्वेंट कंजंक्शन ऑफ ए एंड बी गिव्स नो रीज़न फॉर द एक्सपीरियंसिंग देम टू बी कंजॉइंड इन द फ्यूचर। अब ए और बी का आपस में जुड़ा होना, आपस में कंजॉइंड होना कभी भी इस बात का सबूत और इस बात की रीज़न नहीं हो सकती, रिफ्लेक्शन नहीं हो सकती कि माजी में ए के बाद बी आया तो फ्यूचर में भी आएगा। जिसकी एक बहुत बड़ी एग्जांपल और बहुत उम्दा एग्जांपल ह्यूम खुद देते हैं कि सूरज रोज़ मशरिक से उभरता है, मगर हम कभी भी इस बात का फ़ैसला और इस बात को लॉजिकली नहीं मान सकते कि सूरज कल भी दोबारा उभरेगा। हाँ, हम माजी में की गई इंडक्टिव रीजनिंग के ज़रिए ही कह सकते हैं कि कल होगा, मगर रैशनल तरीके से हम ये नहीं कह सकते कि सूरज कल भी मशरिक से उभरेगा। और एसोसिएशन हमारे माइंड की हैबिट है कि जो हमें चीज़ों को आपस में जोड़ने पर मजबूर करती है। यहाँ पर एक बहुत मज़े की एलेगरी देते हैं बर्ट्रैंड रसल। बर्ट्रैंड रसल कहते हैं कि मैं सेब को देखता हूँ तो सेब का जायका जहन में एक जागता है और मैं ये सोचता हूँ कि सेब का जायका उसी तरह का होगा जिस तरह का माजी में होता चला आया है, मगर सेब का जायका बीफ की तरह भी हो सकता है। मैं ये क्यों नहीं सोच रहा कि सेब का जायका बीफ की तरह है। जितनी सर्टेनिटी ये है कि सेब का जायका माजी में खाए गए सेब के जैसा होगा, उतनी ही सर्टेनिटी इस बात की भी है कि सेब का जायका माजी में खाए गए बीफ जैसा होगा। सो इट मीन्स कि जो ए का इम्प्रेशन है वो बी के आइडिया को जन्म देता है। सेब का इम्प्रेशन है कि सेब का जायका सेब जैसा होगा, यानी कि आइडिया एक आ गया कि इसका जायका कैसा होगा, वो बी है। और वो बी एक आइडिया है जिसकी वजह है ए का इम्प्रेशन। ए ने इम्प्रेशन दिया, अपने आप को दिखाया, जाहिर किया, जाहिर हुआ सेब, तो फिर जायका एक जाहिर हुआ। मगर ए का इम्प्रेशन बी की कॉज नहीं हो सकता, इननेट कॉज नहीं है, आइडिया का इम्प्रेशन है। यानी कि अब यहाँ पर थोड़ी सी रिजिडिटी कम हुई है साइकोलॉजी को लेकर, यानी कि ए ने कुछ कॉज तो किया है ना, ए ने कॉज किया है आइडिया बी के जायके का, सेब ने कॉज किया है सेब के जायके के आइडिया को। मगर इस नोशन में भी कुछ मसाइल हैं। तो अब अगर हम एंड पे आते हैं और बात करते हैं कि ह्यूम के इस आइडिया ने किस तरह से आने वाले वक्त में फ़िलोसॉफ़िकल आइडियाज़ के ऊपर अपनी एक धाप बिठाई, तो हम कांट को देखते हैं। कांट कहते हैं कि मुझे इग्नोरेंट स्लम्बर्स में से उठाकर ह्यूम लेकर आए हैं। ह्यूम के उठाए गए सवालात में से बहुत से जवाब भी देने की कोशिश की कांट ने, क्योंकि जो बीज होता है वही बाद में पौधा बनता है। जो सवाल बीज हैं उन्हीं ने बाद में पौधा बनाना है। तो ह्यूम जैसे सवाली के जवाब कांट जैसे जवाबी दे सकते हैं। तो इससे हमने ये भी सीखा कि
कि सवाल की इंटेंसिटी, सवाल कितने इंटेलेक्चुअल हैं एक सोसाइटी में, कितने इंटेलेक्चुअल्स मौजूद हैं, या किसी एक ख़ास सब्जेक्ट में कितने इंटेलेक्चुअल्स और इंटेलेक्चुअल्स की इंटेलेक्चुअल अप्रोच किस कदर मजबूत है, ये हम उनके सवालात से देख सकते हैं। उनके सवालात जाहिर करते हैं कि जवाब तो बात की बात है ना, जवाब तो वो पौधा है जो सवाल के बीज से उभरा। अब जितना अच्छा बीज होगा, जितना खालिस बीज होगा, उतना ही खालिस जवाब भी होगा, पौधा भी उतना ही खालिस होगा। मगर वो जवाब जो कांट ने ह्यूम को दिए वो भी सेटिस्फाइंग, इनफ सेटिस्फाइंग नहीं थे, जिनके बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। और कांट ने ह्यूम के बारे में खुद ही कहा कि ह्यूम मुझे इग्नोरेंट स्लम्बर्स में से निकाल कर लाए हैं। तो अब हम बात करते हैं इंडक्टिव रीजनिंग को किस तरह ह्यूम के आइडियाज़ ने पिंच कर दिया, इसमें एक सुराख कर दिया कि जहाँ से इंडक्टिव रीजनिंग बहती चली जा रही है। और हम सिवाय इसके कि बिलीव करें इंडक्टिव रीजनिंग के ऊपर, किसी चारे के बचते नहीं हैं। हमने बिलीव करना है आपके इंडक्टिव रीजनिंग, यानी कि माजी में होता चला आया तो आने वाले वक्त में भी होगा, या फिर हम नीचे से शुरू कर रहे हैं और ऊपर उसको लेकर जा रहे हैं। A से 10 तक हम इसको पहुंचा रहे हैं और 10 से आगे फिर होता चला जाएगा, क्योंकि 1 से 10 तक हुआ। हम इस बात को मानते चले जा रहे हैं माजी के एक्सपीरियंसेस के ऊपर, इंडक्टिव रीजनिंग के ऊपर। तो हमारी तमाम तर साइंसियात इंडक्टिव रीजनिंग के ऊपर मबनी है। और जब कोई इंडक्टिव रीजनिंग का इनकार कर दे ये कहकर कि माजी में जो सब हुआ वो वजह हो, वो सबूत हो इस चीज़ का कि आने वाले वक्त में भी वैसे ही होगा, सेटिस्फाइंग आंसर नहीं है। हमारी मेडिकल साइंस इसके ऊपर बेस्ड है, हमारी AI इसके ऊपर बेस्ड है, हमारी टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन इसके ऊपर बेस्ड है। गो के तमाम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ही इंडक्टिव रीजनिंग के ऊपर बेस्ड है। और इसका जो प्रेमाइस है, हमेशा से होता चला आया तो हमेशा तक होगा, उसी में ही डिफेक्ट निकाल दिया। और एक ऐसा डिफेक्ट कि जो हमेशा से मौजूद था मगर इसको कोई पॉइंट आउट नहीं कर सका। और अब हमारे पास उस चारे के, जो मैं अभी से कुछ देर पहले बता चुका हूँ, कोई चारा बचता नहीं है कि हम इस सबको माने। खैर, दिस वाज अ वेरी बिगनर लेवल वीडियो। हालांकि ये बहुत पेचीदा टॉपिक है, ये बहुत पेचीदा सी बातें जिनको हर जहन समझ भी नहीं पाता और हर जहन, हर जुबान, हर लफ्ज़ समझा भी नहीं पाता। सो आई होप कि आप सबने इस वीडियो को पसंद किया होगा और आप सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। थैंक यू।